हाय फ्रेंड्स, एमएसएस स्टडी में आपको स्वागत है। आज हम आप लोग को 10 क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितना भी थ्योरी है, सारा थ्योरी एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो भी थ्योरी है, सारे थ्योरी को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, सीधे आप लोग का जहन में। मतलब आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। इस एक वीडियो को केवल आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी तरह से नोट्स हम तैयार किए हैं और नोट्स को भी आप देखिएगा, बहुत काफ़ी पसंद आएगा। टाइम को न गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने सिलेबस की ओर। यानी पहला चैप्टर हम लोग का विज्ञान में मिलेगा 10 क्लास का, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, सीधे जहन में। मतलब क्या, आपको कोई याद नहीं करना है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम जो बात को बोलेंगे उसको अच्छी तरह से सुनिएगा। बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो दोबारा इस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल हम अपने आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम अपने सिलेबस की ओर आते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। एक नज़र हमारे नोट्स को देख लीजिए। नोट्स बहुत हम अच्छी तरह से बनाए हैं। यदि आप इसको पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और ये आप लोग को हम नोट्स फ्री में दे देंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है। बाकी कोचिंग वाले आपको नोट्स का पैसा लेते होंगे, हम इसको निःशुल्क दे देंगे। बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाए हैं। चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। क्योंकि देखिए पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। बिल्कुल इसको हम लोग अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न उठा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया यदि देखा जाए, एक क्या होता है कि जब कोई पदार्थ हो, ठीक है, एक मिनट, जब कोई पदार्थ अकेले का मतलब होता है बिल्कुल एकदम अकेले, या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि बात आप लोग समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब कोई अकेले पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसके लिए कुछ हम यहाँ पे उदाहरण आप लोग को दिए हैं। यदि आप इसको और अपने भाषा में समझना चाहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होगा। जैसे देखिए, यदि आपके पास चावल है, आपके पास क्या है, चावल है, आप यदि उसमें जल को मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, जल को मिला देते हैं और उसको आपस में गर्म करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिसे आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, भात प्राप्त होता है। तो क्या यह एक अकेले पदार्थ है, यह भी एक अकेले पदार्थ है। तो देखिए
अकेले पदार्थ और दूसरे अकेले पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, बिल्कुल इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि बेरियम क्लोराइड, इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ यानी Na2SO4 से जब अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट, जब अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट मतलब क्या, आप यहाँ देख रहे हैं कि जब बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है किससे, सोडियम सल्फेट से, तो यह बनाता है बेरियम सल्फेट और प्लस में क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यह एक नया पदार्थ है, यह एक नया पदार्थ है, ये भी एक नया पदार्थ है। जब यह दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाया। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ यानी भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, जब हमें सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ हम देखेंगे कि सिल्वर जो नाइट्रेट है, जो सिल्वर नाइट्रेट है इस सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा में हम लोग क्या सीखे थे कि जब कोई अकेले पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को दो चीज़ मिलता है, दोनों चीज़ को हम आप लोग को समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला हम लोग को मिलता है अभिकारक और दूसरा हम लोग को मिलता है प्रतिफल या उत्पाद। फिर से हम बता देते हैं, हम लोग को कितना चीज़ मिलता है, दो चीज़। पहला हम लोग को मिलता है अभिकारक, दूसरा हम लोग को मिलता है उत्पाद। अब प्रश्न उठा कि अभिकारक क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण को इतना चीज, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यही अभिकारक होता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है यह प्रतिफल होता है या उत्पाद होता है। प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद के मतलब उत्पन्न होना, अपने भाषा में समझिए, उत्पाद के मतलब उत्पन्न होना। जैसे हम आप लोग को एक एग्जाम्पल बताए थे कि जब हम चावल और पानी को आपस में मिलाते हैं तो ये हमारा अभिकारक का काम करता है। तो नए पदार्थ का जो निर्माण होता है जैसे भात, तो वो हमारा उत्पाद हुआ। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जैसे जल के निर्माण करने के लिए दो तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो क्या हुआ कि इधर वाले चीज को अभिकारक बोलते हैं,
अभिक्रिया में जो भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखिए, एक बार हम लोग परिभाषा को पढ़ लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक क्या है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम आप लोग के लिए दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में देखिए ये भाग ले रहा है कि नहीं, ये बताइए। इसको देखिए भाग ले रहा है, यहाँ बेरियम क्लोराइड भाग ले रहा है, यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट भाग ले रहा है। तो इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे देखिए नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे अभिकारक और प्रतिफल। अभी बताइए कि अभिकारक समझ में आया कि नहीं। तो अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, एक भाषा में बोला जाए तो। जैसे देखिए, फिर से हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। ये देखिए, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यहाँ सोडियम क्लोराइड रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो नए चीज का निर्माण हो रहा है, जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड नया चीज बना है, सोडियम नाइट्रेट नई चीज बना है, तो इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो भी हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे देखिए इतना रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये देख रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इधर वाले क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब थोड़ा फिर से परिभाषा में एक बार आप लोग को बोल देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे इस परिभाषा को देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल, या क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, एक मिनट, चलिए, उम्मीद है कि आपको प्रतिफल समझ में आ गया होगा, प्रतिफल और उत्पाद समझ में आ गया होगा। फिर से हम आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। तो यहाँ देखा जाए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे इधर वाला भाग लेता है, तो अभिकारक हो गया, ठीक है। और इधर वाला जो भाग है, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो यह प्रतिफल हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे इधर वाले एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण एवं विशेषता अनेक होती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, भाप निकलना या ताप निकलना, ठीक है, इत्यादि होती है। तो उन सभी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाए हैं कि क्या होता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। जब मैग्नीशियम का फीता जलता है, ठीक है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है, जैसे यहाँ समझिए, इतना दूर आप देख रहे होंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है। तो यह एग्जाम्पल जो है अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है, अवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। तो वही है कि
हम आप लोग को हेडिंग में पहले बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है विशेषता, तो यह भी एक विशेषता है कि अवस्था में क्या है, परिवर्तन है। कैसे? तो मैग्नीशियम फीते को जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनना, यह क्या है, अवस्था में परिवर्तन है। अगला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है हम लोग का लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया के अवशेष बनना एवं रंग में परिवर्तन। क्योंकि हम पहले बताए हैं कि ये भी एक विशेषता है, रंग में परिवर्तन भी क्या है, एक विशेषता है। पहला विशेषता हम लोग ने क्या देखा कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हम लोग क्या देखे कि रंग में परिवर्तन। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग को लेकर समझाने की कोशिश किए हैं। रंग में परिवर्तन कैसे हो गया, ये तो प्रश्न उठ सकता है कि आखिर रंग में परिवर्तन कैसे हो गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का जो घोल है रंगहीन है, और पोटेशियम आयोडाइड का जो घोल है ये भी रंगहीन है। रंगहीन का मतलब होता है जो भी आप उसमें रंग डाल देते हैं ना, वही रंग दिखाई देगा। जैसे कोई कहता है कि पानी क्या है, पानी किस रंग का होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो सफ़ेद होता है, तो लाल होता है, पीला होता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो पानी जो होता है रंगहीन होता है। उसमें पीला रंग डाल दीजिएगा तो पीला पानी बन जाएगा, लाल रंग डाल दीजिएगा तो लाल हो जाएगा, नीला डालिएगा तो नीला हो जाएगा। तो वही रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। उसी तरह लेड नाइट्रेट का जो घोल होता है रंगहीन होता है। पोटेशियम आयोडाइड का भी घोल क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लेड आयोडाइड देख रहे हैं, ये पीला अवक्षेप बना लेता है। मतलब क्या कि पीला रंग बना लेता है। इसका आप देख रहे हैं कि इसका भी कोई रंग नहीं है, इसका भी कोई रंग नहीं है, रंगीन है, इसका भी कोई रंग नहीं है, रंगीन है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या बना लेता है, पीला अवक्षेप बना लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है। एक बात और, यहाँ आप लोग थोड़ा सूत्र जरूर याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं ना कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, PbNO3, और पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या है, आप देख रहे हैं कि Ki। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या है, Ki। ध्यान रखिएगा, सूत्र जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। जब हम बेरियम क्लोराइड के घोल को लेकर उनके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल को लेकर समझाए हैं। जब आप बेरियम क्लोराइड का घोल लेकर उनके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप, यानी अवक्षेप का प्राप्त होना। अवक्षेप का पहला आप लोग देखें कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा देखें कि रंग में परिवर्तन हो गया, और तीसरा आप देख रहे हैं कि अवक्षेप बनाना, मतलब अवक्षेप बन जा रहा है। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या प्राप्त होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, प्लस में क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। कब जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तब। यदि इसमें पूछा जाए कि आपका अभिकारक और प्रतिफल क्या होगा, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इतना जो भाग है ये अभिकारक का काम कर रहा है, और इधर वाला भाग जो है किसका काम कर रहा है, प्रतिफल का काम कर रहा है। चलिए, तो यहाँ हम लोग तीन चीज़ देखें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इनके कुछ अलग अलग विशेषता भी होती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हम लोग सीखे कि रंग में परिवर्तन, और तीसरा हम लोग सीख लिए कि अवक्षेप बनना। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ जो जिंक एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। कब, जब जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यहाँ देख रहे हैं कि जिंक
और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ गैसों का निकलना यह रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता या गुण होगा। हम आपको बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता और गुण क्या क्या होता है। तो पहला आप लोग सीखें कि अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा आप लोग सीखें कि रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा आपने सीखा कि गैस अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, और चौथा आपने सीखा कि गैस भी निकलता है। क्या होता है, गैस भी निकलता है। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि जब जिंक को आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट तो बन ही रहा है, प्लस में देखिए गैस निकल रहा है। प्लस में देखा जाए तो यहाँ देखा जाए, देखिए जब हम जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट तो बन ही रहा है, प्लस में यहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। तो वहीं हम यहाँ चीज़ लिखे हैं, वहीं हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जब जिंक एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो गैस निकलता है, साथ में तथा साथ में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का गुण और विशेषता। अगला हम लोग देखेंगे कि जब बिना बुझा हुआ चूना, इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो बिना बुझा हुआ चूना, जब हम बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ, जल का तो सूत्र हर कोई जानता है H2O, जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिए बिना बुझा हुआ चूना है और जब जल उसमें डाल दिए तो क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। और बुझा हुआ चूना का सूत्र याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना जब बुझ गए, तो कोई भी आग कब बुझता है, जब पानी आप डालते हैं तब। तो ध्यान रखिएगा उसमें आप पानी डाल दिए हैं तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। किसका सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना का। अब प्लस में क्या निकल रहा है, ऊष्मा भी निकल रहा है। आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। यहाँ एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हम आप लोग को दिए हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि बुझा हुआ चूना को जब हम जल में डालते हैं, फिर से क्योंकि सूत्र महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होने वाला है। तो आप जब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तब, क्योंकि बहुत अच्छी विस्तृत तरीक़ा से बता रहे हैं और ऐसा कोई बताएगा नहीं, पूरा 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। देखिए जब बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO को जब जल में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जल में डालते हैं। मतलब बिना बुझा हुआ चूना को जब हम जल में डालते हैं तो जब जल में हम डालिए देंगे तो बुझ न जाएगा, इसलिए बोला जाता है बुझा हुआ चूना। अब प्लस में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। प्लस में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। प्लस में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, यदि कोई आपसे पूछे कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए तो क्या बताइएगा, तो आपको बताना होगा कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O जल का सूत्र होता है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए आगे चलें। चलिए वही चीज़ है, रासायनिक यहाँ नोट में करके लिख दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण एवं विशेषता निम्नलिखित होता है। जैसे हम लोग पहला सीखे कि अवस्था में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वहीं अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखें कि मैग्नीशियम फीता को जलने से मैग्नीशियम
हाइड्रा ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। यह क्या किसका उदाहरण है? तो अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा हम लोग सीखे थे कि रंग में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग सीखे थे, अभी तुरंत हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अभिक्रिया करते हैं तो अवक्षेप तथा रंग में क्या आता है? परिवर्तन। तो वही है रंग में परिवर्तन। अगला हम लोग सीखे थे कि ताप में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ताप में परिवर्तन होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया के बीच में गैस निकलता है और ताप में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अगला हम लोग सीखे थे कि गैस का निकलना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे आप लोग सीखे थे कि बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम बताइए। तो अभी तुरंत हम आप लोगों को बताए थे। चलिए, बिल्कुल जवाब सही है, बिना बुझा हुआ। बिना बुझा हुआ का मतलब समझिए कि उसमें जल नहीं मिला है। बुझेगा, आग कब बुझता है? जब जल मिलता है तब ना। तो बिना बुझा हुआ तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO को जब हम जल से मिलाते हैं तो जल का रासायनिक सूत्र बताइए। H2O, बिल्कुल सही है। तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। CaOH का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही है। तो इससे उष्मा भी उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग देखे हैं उदाहरण पे। चलिए, अगला होता है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सीखे थे एग्जाम्पल में कि बेरियम क्लोराइड के घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप बनता है। तो सब बात मिलाकर यही है कि हम आपको बता दिए। क्या बताएं? बात को समझिएगा। हम ये बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण विशेषता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण विशेषता निम्नलिखित होता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा, ताप में परिवर्तन होता है। चतुर्थ, गैस में परिवर्तन होता है। और पांचवा, अवक्षेप का बनना होता है। चलिए, हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं। उम्मीद है कितना आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण, जो कि एकदम बिल्कुल VVI है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया तो आप समझ गए थे कि जब क्या सीखे थे, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर मिलते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इधर वाले भाग ये भी बताए थे आप लोग को, इधर वाले जो भाग होता है ये क्या होता है? अभिकारक होता है। और इधर वाले भाग क्या होता है? प्रतिफल होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग ले, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग ले तो ये अभिकारक हुआ। अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का बनना क्या होता है? प्रतिफल होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के जगह पे, मतलब क्या कि अभिकारक के तरफ भी, इधर भी, किधर? इधर अभिकारक के भी तरफ, अभिकारक के भी तरफ और उत्पाद के भी तरफ, इधर भी, इधर भी। फिर से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के जगह पे, मतलब अभिकारक के भी ओर और उत्पाद के भी ओर की जगह
जगह उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बाबू? सूत्र का उपयोग करते हैं। अच्छा, सूत्र क्या हुआ? अभी तुरंत हम आप लोगों को सूत्र हम पूछ रहे थे कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है। तो ये सब इन्हीं को सूत्र बोला जाता है। अब देखिए बात को थोड़ा समझिएगा। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और इनके फलस्वरूप उत्पाद हुए नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ है उत्पाद, इनके सूत्र का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो उससे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन हिंदी में लिखा गया है, बात को समझिए। यहाँ क्लोरीन हिंदी में लिखा गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड हिंदी में लिखा गया, लेकिन सूत्र का प्रयोग करना है। ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ, लेकिन वहीं जब हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, जैसे यहाँ देखिए सूत्र का प्रयोग कर लिए, जैसे हाइड्रोजन का सूत्र हुआ H2, क्लोरीन का सूत्र क्या हो गया Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है HCl, ठीक है। तो उसी तरह आगे हम लोग समझें कि देखिए यहाँ लिखा है बेरियम क्लोराइड, ये तो हिंदी में लिखा है, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ बाबू। एल्युमिनियम सल्फेट रासायनिक समीकरण नहीं हुआ, लेकिन वही चीज़ जब हम इसको संकेत या सूत्र में डाल देते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया Al2SO4 के होल क्यूब, ठीक है। तो इनसे क्या बनता है? तो इनसे बनता है कि बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसी के जो संकेत है, ये जो आप संकेत देख रहे हैं, यदि ये जो लिखा है तब क्या होगा? रासायनिक समीकरण होगा। उम्मीद है कि आप रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल हम आप लोग को फिर से दिखला देते हैं। ये सूत्र थोड़ा याद रखिएगा, सूत्र बिल्कुल ज़रूरी है। ये हम क्यों आप लोग को बता रहे हैं? सूत्र याद करने के लिए। जैसे सोडियम का सूत्र हो गया, जैसे सोडियम का सूत्र हो गया NaCl, जल का सूत्र हो गया H2A, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हुआ NaOH, और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2O। अगला एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी तुरंत हम लोग सीखे थे, तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CaCO3, जल का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है। तो इसी को यदि हम हिंदी में लिखा है, इसका यदि हम संकेत या सूत्र लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अगला फिर से हम समझा देते हैं। जैसे जिंक का सूत्र क्या होता है बताइए, तो आप बताइए जिंक का सूत्र क्या होता है? जिंक का सूत्र बताना है, बिल्कुल सही है। जिंक का सूत्र होता है Zn। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है AgNO3, ध्यान दीजिएगा, सूत्र जरूर याद कीजिएगा। जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो ZnNO3 के होल ट्वाइस, और सिल्वर का सूत्र क्या होता है? तो Ag। उसी तरह एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है Al। कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है CuCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है AlCl3। कॉपर का सूत्र क्या होता है Cu। उसी तरह बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है K2SO4। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है KCl। तो अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेत यानी सूत्र द्वारा
जब हम निरूपित कर देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बाबू कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आया। फिर से परिभाषा को देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि जब किसी देख लीजिए रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के जगह पे उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बाबू फिर से हम बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलिए उसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब प्रश्न उठा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, प्रश्न उठा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित, संतुलित का मतलब क्या होता है आप ही बताइए। संतुलित का मतलब हुआ संतुलन, संतुलन का मतलब हुआ बराबर। मतलब क्या कि जब दोनों ओर में परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित में दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर नहीं रहेगा तो होगा असंतुलित। बिल्कुल हम लोग उदाहरण के आधार पर हम लोग सीखेंगे कि संतुलित असंतुलित क्या होता है। उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण बताइए कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित। अब प्रश्न उठा कि संतुलित कब होता है, एक कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे सर कि संतुलित है, कैसे पहचानेंगे कि असंतुलित है। तो बाबू ध्यान से समझिए, बिल्कुल हम अच्छी तरह से समझाएंगे। पहले परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर से हम बता देते हैं, आप लोग इधर देखे थे कि देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या बाबू कि इधर वाले जो भाग है जो अभिक्रिया में भाग लेता है यही ना अभिकारक होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद के मतलब क्या होता है बाबू, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है बाबू उसी को ना हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर में परमाणु की संख्या समान हो। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ समान होना चाहिए बाबू, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, परमाणु की संख्या। अच्छा परमाणु की संख्या कैसे समान होगा, अब हम बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ H2O देख रहे हैं, हाइड्रोजन बाबू का गो है दो गो, ध्यान से समझिए। क्लोरीन यहाँ देखिए बाबू का गो है दो गो। लेकिन आप यहाँ देखिए, इधर देखिए हाइड्रोक्लोराइड। अब बारी बारी से समझिए, यहाँ हाइड्रोजन आपने बाबू कितना देखा, यहाँ हाइड्रोजन आपने कितना देखा बाबू, दो गो। यहाँ क्लोरीन बाबू कितने देखा, दो गो देखा। तो दो गो यहाँ भी हाइड्रोजन है और दो गो यहाँ भी क्लोरीन है। तो इसलिए यहाँ प्रतिफल में थोड़ा बाबू ध्यान से देखो ना, तो यहाँ भी आपको मिलेगा कि दो गुणा किया हुआ है। तो दो गो हाइड्रोजन है और दो गो क्लोरीन है, तो संतुलन हुआ कि नहीं। इधर भी दो गो, फिर से समझिएगा, इधर भी दो गो और इधर भी क्लोरीन दो गो, तो दो गो हाइड्रोजन भी है और दो गो क्लोरीन भी है। तो इन दोनों को मिलाकर इधर दो गो हाइड्रोजन दो गो क्लोरीन हो गया ना। तो यही होता है संतुलन, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जितना अभिकारक की ओर है, जितना अभिकारक की ओर है उतना ही प्रतिफल की ओर होना चाहिए। जैसे देखिए दो गो हाइड्रोजन है दो गो क्लोरीन है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं बाबू। देखिए बेरियम सल्फेट, यहाँ देखिए इसको समझ लीजिए तब हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में देखिए बेरियम को गो है, यहाँ पर देखा जाए तो तीन गो है। ध्यान से समझिए ना, देखिए तीन गो मतलब तीन गुणा किया हुआ है तो तीन गो हुआ। अच्छा क्लोरीन का गो है,
तो देखिए 3 यहाँ गुणा किया है, 2 गो यहाँ है, तो 3 दूना 6 गो। तो ध्यान इधर देखिए, अब हम लोग देखेंगे किधर, उत्पाद की ओर देखेंगे कि क्या बेरियम 3 गो हो रहा है कि नहीं। तो बेरियम 3 गो देखिए तो है ये, देखिए बेरियम 3 गो है, 3 से गुणा किया है तो 3 गो हो गया ना बबुआ। चलिए हो गया। उसके बाद देखिए क्लोरीन इधर 6 गो ना था, तो इधर देखिए क्लोरीन 6 गो है। हाँ बबुआ देखिए क्लोरीन इधर 6 गो हो गया, क्योंकि 3 इसमें है और 2 से गुणा किया है तो 6 गो हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ क गो है, 2 गो है। एल्युमिनियम यहाँ बबुआ क गो है, 2 गो। तो यहाँ भी देखिए एल्युमिनियम 2 गो है, तो बराबर हो गया कि नहीं बाबू, हो गया। यहाँ देखिए SO4 4 है, लेकिन 3 गुणा किया है तो चतिया क्या हो गया, 12 ना बबुआ। तो यहाँ भी बिल्कुल देखिए SO4 4 है या 3 गुणा किया है, चतिया 12। मतलब हम क्या देखें इसमें कि इसमें सभी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। मतलब जितना अभिकारक है, अभिकारक की ओर परमाणु की संख्या है, उतना ही प्रतिफल के तरफ भी है। चलिए बबुआ अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छी तरह से दिखाई दे और समझ में भी आए। देख बाबू बढ़िया से समझना, ये है आपका अभिकारक, ये तो समझ में आया। और ये है आपका प्रतिफल, ये भी समझ में आया। हम लोग को सीखना है कि कैसे संतुलित है। तो देखिए सोडियम इधर कब है बबुआ, इधर बबुआ सोडियम कब है, देखो तो 2 गो है, 2 गो हो गया। तो 2 गो सोडियम इधर देखो तो बबुआ है कि नहीं, तो यहाँ 2 गो सोडियम है, संतुलित हो गया। आगे देखते हैं बबुआ, ये जो देखो इंच को है बबुआ, तो इंच 2 गो इधर है या 2 गुणा किया तो 4 गो हुआ, तो 4 गो इंच इधर भी होना चाहिए बाबू। तो देखो 4 गो इंच, 2 गो इंच है ना, तो इंच हई वाला 2 से हो गया, 2 गो इंच है जा और 2 गो इंच है जा, 4 गो बराबर हो गया। ओ देखो बबुआ क गो है, तो ओ इधर देखिएगा तो 2 गो है, तो यहाँ भी ओ देखिएगा तो 2 गो है, 2 से गुणा किया है तो हई वाला ओ से 2 गो। तो बाबू उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए कि क्या होता है, ये आपका अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। इधर वाले जो भाग होता है बबुआ क्या होता है, अभिकारक होता है। और इधर वाले भाग बबुआ क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो हम लोग को तुलना करना है कि तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं, तभी संतुलित होगा। यदि बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित हो जाएगा। यहाँ बबुआ देखो कैल्शियम को गो है, ये कैल्शियम देखो बबुआ एगो है, इधर देख लो कैल्शियम एगो है, बराबर हो गया। यहाँ देखो OH2 2 गो है, इधर भी देखो OH2 ना, मतलब क्या कि O भी 2 गो। बात को समझिएगा बबुआ, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। बबुआ यहाँ पे थोड़ा समझिएगा OH के बारे में। देखिए O 2 गो है और 2 गो O यहाँ से ले लो, 2 गो O यहाँ से ले लो, तो 4 गो हो गया। तो देखिए 3 गो O यहाँ है और 1 गो O यहाँ है, तो 4 गो हो गया इधर भी। अब देखो इंच 2 गो है, तो इंच देखो यहाँ भी 2 गो है, बराबर हो गया। अब क्या है, अब तो सब बराबर हो ही गए। अच्छा कैल्शियम C ले लो, देखो C एगो है तो यहाँ भी C एगो है, देख रहे हैं, तो बराबर हो गया। उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह हम आगे सीखेंगे असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं रहता है, समान नहीं रहता है, ठीक है। तो ये असंतुलित हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम आप लोग को समझा देते हैं, ध्यान से एग्जाम्पल को समझिए। परिभाषा उम्मीद है कि समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल की ओर परमाणु की संख्या बराबर न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के पे चलते हैं, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए बबुआ, यहाँ देखिए तो लोहा का गो है यानी Fe, यहाँ एगो है, लेकिन यहाँ देखिए Fe का गो है 3 गो,
कहाँ बराबर है, तो आप ही बताइए तो कहाँ बराबर है, नहीं बराबर है। इंच देखिए कगो है, 2 गो है, यहाँ भी इंच कगो है, 2 गो, चलिए इंच तो बराबर हो गया। ओ देखिए कगो है, एगो है, लेकिन यहाँ ओ कगो है, 4 गो है, तो कहाँ बराबर है, नहीं बराबर है, तो यह होगा असंतुलित। जब बराबर ना हो तो असंतुलित। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ देखिए N2 यानी नाइट्रोजन कगो है, 2 गो है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन देखिए कगो है, एगो है, तो कहाँ बराबर है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कगो है, 3 गो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखिए कगो है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 गो है, तो कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है, तो असंतुलित। जब बराबर हो जाए तो संतुलित, बराबर ना हो दोनों ओर तो असंतुलित। चलिए अगला एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझा देते हैं। इतना एग्जाम्पल लेकर आए हैं ना ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसी से। देखिए यहाँ Mg देखिए तो कगो है, मैग्नीशियम देखिए कगो है, इधर देखिए मैग्नीशियम एगो है, इधर भी मैग्नीशियम एगो है, चलिए ये तो बराबर हो गया। देखिए O2 कगो है, इधर O 2 गो है, O 2 गो है, लेकिन इधर O देखिए कगो है, एगो है, एगो है, कहाँ बराबर होगा बताइए, आप ही बताइए कहाँ बराबर हो, नहीं बराबर हो, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ कगो है, एगो है, इधर हाइड्रोजन देख लीजिए कगो है, 2 गो है, तो कहाँ बराबर होगा, इधर एगो है इधर 2 गो है, तो बराबर नहीं ना हुआ, तो ये असंतुलित है। उम्मीद है कि संतुलित और असंतुलित आप लोग समझ गए होंगे। अगला चलते हैं, अगला थ्योरी में है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। कोई भी रासायनिक समीकरण दिया है बबुआ, तो इसको हम कैसे लिखें, तो उदाहरण हम आप लोग को दिखला देते हैं, उदाहरण से समझ जाइएगा, उसके बाद परिभाषा भी पढ़ लेंगे। उदाहरण को ध्यान से आप उदाहरण को ध्यान से समझिए कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जब कोई पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को लिख दो, प्लस में उनके साथ जो भी पदार्थ अभिक्रिया के लिए आ रहा है, दोनों पदार्थ को मिला दो। उसके बाद बीच में एक तीर दिया जाता है कि हाँ अभिक्रिया हो रहा है। ये जो तीर है, ये आप जो तीर देख रहे हैं ना, ये तीर जो देख रहे हैं, यह अभिक्रिया का संकेत है। ये जो प्लस आप देख रहे हैं, ये जो प्लस आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, तब यह क्या बना रहा है कि नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। अगला देखिए एग्जाम्पल, यहाँ एक पदार्थ यहाँ पर है, एक पदार्थ यहाँ पर है, जब ये दोनों अभिक्रिया कर रही है, अभिक्रिया का जब दोनों मिलता है तो प्लस का चिन्ह होता है, अभिक्रिया का संकेत ए वाला तीर होता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रश्न उठा है कि रासायनिक समीकरणों को हम कैसे लिखेंगे। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें तो कार्बन डाई बना, सल्फर को ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह प्लस के द्वारा, और अभिक्रिया का संकेत कैसे होता है, चिन्ह के द्वारा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज देखिएगा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन समझिएगा तो कुछ नहीं है। प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए ये जो आपका अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, एक मिनट, ये जो उत्पाद होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। किसका चिन्ह दिया जाता है बीच में, तीर का चिन्ह, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि तीर चिन्ह का सिरा उत्पाद की ओर होना चाहिए। ये जो तीर चिन्ह होता है, तीर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मतलब ये जो चिन्ह है उत्पाद की ओर होना चाहिए।
होता है और यह अभिक्रिया होने को दर्शाता है। अभी हम लोग आप लोग को समझाए थे उदाहरण के थ्रू कि जो तीर चिन्ह होता है यह अभिक्रिया होने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कि अभिक्रिया होने को दर्शाता है। अब देखिए, समीकरण में तीर चिन्ह किधर होना चाहिए? बाईं ओर होना चाहिए। समीकरण में जो तीर चिन्ह होता है बाईं ओर, मतलब एलएचएस की ओर होना चाहिए। समीकरण में जो तीर चिन्ह होता है, तीर चिन्ह एलएचएस की ओर होना चाहिए। एलएचएस यानी अभिकारक की ओर किया जाता है और तीर चिन्ह के दाईं ओर आरएचएस यानी उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होता है। जैसे आप लोग पहले जान चुके हैं कि ये वाले इधर वाले जो भाग होते हैं अभिकारक होते हैं और इधर वाले भाग जो होते हैं उत्पाद होते हैं। तो जो तीर चिन्ह होता है यह अभिकारक की ओर दाईं ओर अभिकारक होता है और तीर चिन्ह के बाईं ओर उत्पादक होता है। और दोनों अभिकारकों को अथवा दो उत्पादकों के बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। किसका चिन्ह दिया जाता है? जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जैसे हम आप लोग को समझा दिए कि कोई भी समीकरण लिखना है ना बाबू, कोई भी समीकरण हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप लोग को बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है। कोई भी समीकरण लिखना है तो देखिए, जो अभिकारक होता है तीर के बाईं ओर होता है। ये जो आप तीर देख रहे हैं, ये वाला जो तीर देख रहे हैं इसके बाईं ओर होता है। ये जो होता है इसके बाईं ओर होता है। लेकिन जो प्रतिफल होता है तीर के दाईं ओर होता है। तीर के दाईं ओर होता है। देख रहे हैं प्रतिफल जो है तीर के दाईं ओर है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। मतलब असंतुलित रासायनिक संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा भी नाम है, उसका नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण। अब प्रश्न उठता है ना सर बाबू कि असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण क्यों किया जाता है? बिल्कुल जरूरी है, संतुलित करना बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो ब्रह्मांड का जो नियम है बाबू, आप जानते हैं ऊर्जा का जो नियम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह यानी एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे घर बनता है तो घर बनाने के लिए ईंटा का ज़रूरत होता है। ईंटा का निर्माण करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी कहीं से न कहीं से ले आकर, मिट्टी जो है कहीं से न कहीं से ले आकर आप उसको ईंटा में डालते हैं और ईंटा बनाकर आप उसको घर बनाते हैं। तो ये जो द्रव्यमान का नियम है, द्रव्यमान कहता है कि द्रव्यमान को आप क्या कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश। क्या आप ये बताइए कि मिट्टी को आप विनाश कर दिए? नहीं किए, क्योंकि घर टूटेगा, जब टूटेगा तो वो फिर मिट्टी बन जाएगा। तो मिट्टी से ईंटा बनाए, ईंटा से घर बनाए और फिर घर जब टूटेगा तो मिट्टी के रूप में घर आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक रूप से दूसरे रूप तक किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो उसी आधार पर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
फिर से हम बता देते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसलिए असंतुलित को संतुलित किया जाता है। बाबू, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लड़ता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किन नियम का पालन किया जाता है, किसके नियम का पालन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करना पड़ता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किनके नियम का पालन करना पड़ता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। किनके नियम का पालन करना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का पालन किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन उठता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। जो संतुलित है तो संतुलित है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ है उसको कैसे बनाया जाए और संतुलित को कैसे संतुलित किया जाए। तो असंतुलित को संतुलित करने के लिए दो विधि है। असंतुलित को संतुलित करने के लिए दो विधि है। यहाँ परिभाषा में हम आप लोगों को थोड़ा सा लिखवाए हैं, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को अभिकारक या उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को ही क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहते हैं। बिल्कुल अपने भाषा में हम लिखे हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पादकों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करने की विधि को क्या कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। तो अब प्रश्न उठा कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कितने विधि से किया जा सकता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित दो विधि से किया जाता है। एक होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि बिल्कुल हल्का होता है, तो आप लोग अनुमानी विधि सर्वाधिक मात्रा में देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अनुमानी विधि, क्योंकि तुरंत बनाना होता है ना, समय नहीं होता है, अनुमान विधि से तुरंत बन जाता है। अगला होता है बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहते हैं। तीर तुक्का का मतलब क्या, कि तुक्का लगाया जाता है कि इधर 2 होना चाहिए तो इधर 3 होना चाहिए, इधर 5 है तो इधर 6 होना चाहिए, इधर 2 है मतलब क्या, अभिकारक की ओर 2 है तो इधर प्रतिफल की ओर 5 रख देना तो हमारा संतुलित हो जाएगा। इसी को तुक्का बोला जाता है। तो अनुमान विधि में अनुमान लगाया जाता है। इस विधि को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम है। जैसे पहला है कि सबसे पहले अभिकारक के कथन को शब्द में लिख लें। जब आपको लिखा रहेगा, लिख देगा अभिकारक की ओर जल, तो जल को क्या करना है, जो शब्द में है अभिकारक, ठीक है, शब्द में है, इसको समीकरण में लिख लेना है। किस रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने के बाद में दूसरा नियम कहता है कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पादकों के बदले में रासायनिक सूत्र का प्रयोग करें, उसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिख लेना है। असंतुलित समीकरण बन जाता है। जब लिखिएगा ना तो असंतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। चलिए कुछ नियम है, इसको देख लीजिए, उसके बाद उदाहरण से हम आप लोगों को बतला देते हैं। अब जैसे देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पहले से चीज रहेगा उसको बॉक्स ले बना देंगे और उसके अंदर कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को सूची बनाते हैं। सूची बनाने का मतलब क्या, लाइन बाय लाइन लिखते हैं, जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल में समझाएंगे। अगला है कि अधिक परमाणु वाले तत्वों को जटिल सूत्र वाले यौगिक में हो तो परमाणु को पहले संतुलित किया जाता है। जो जटिल सूत्र है उसको पहले संतुलित किया जाता है। परमाणु को संतुलित करने के लिए किसी भी
ऐसे प्रयुक्त पूर्णांक से मतलब कोई पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं जिससे वह हर तत्व के परमाणु संख्या में दोनों ओर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए ये नियम था, इस नियम को आप लोग लिख लीजिएगा। इसको ज़्यादा याद नहीं करना, समझ लेना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए, अब बढ़िया से एग्जाम्पल को समझना मेन जरूरी है। मेन समझना जो है एग्जाम्पल को जरूरी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लोहा है, ये संकेत मिला था, इसको हमने बॉक्स में घेर लिया, बॉक्स में घेर लिया। यहाँ देखिए जल है, जल को भी हमने बॉक्स में घेर लिया। जो सूत्र होता है, मेन जो सूत्र होता है बॉक्स में घेर लिया। फेरस ऑक्साइड है, इसको हमने बॉक्स में घेर लिया। हाइड्रोजन गैस है, बॉक्स में घेर लिया। ये जो सूत्र होता है, मूल जो सूत्र होता है उसको बॉक्स में घेर लेते हैं। बॉक्स में घेरने के बाद बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि बॉक्स से बाहर ये जो भी होता है पूर्णांक संख्या ले गुणा किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पूर्णांक संख्या ले गुणा किया जाता है बॉक्स से बाहर। अब प्रश्न उठा, यहाँ देखिए कैसे संतुलित करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एफ ई जो है 3 गो है, लोहा का गो है 3 गो है। लोहा का गो है एफ ई, एफ ई का गो है 3 गो है, एफ ई का गो है 3 गो है। ध्यान से समझिएगा। अनुमान विधि, अनुमान विधि का मतलब अनुमान लगाना है। तो एफ ई जब इधर 3 गो है तो इधर एफ ई तो एगो था, तो कितना से गुणा किया जाए कि बराबर हो जाए, तो 3 से गुणा किया जाए। तो वहीं क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। वहीं क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। चलिए ये तो बराबर हो गया। अब देखिए ओ के बारे में, ओ का गो है 4 गो है। देखिए ध्यान से, ओ का गो है इधर 4 गो है, इधर देखिए ओ का गो है खाली एगो था। देख लीजिए केवल एगो है, तो इसी को 4 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 4 से गुणा कर दिया, तो 4 गो ओ बन गया। ये भी बिल्कुल सही हो गया। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 बनाने से इंच का वैल्यू बदल गया। इंच को हो गया 4 दूनी 8 को हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ इंच को हो गया 4 दूनी 8 को हो गया। तो लेकिन इंच यहाँ पे कितना था, 2 को था, तो इसलिए इसमें भी 4 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आप 4 से गुणा कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8, आपका इंच इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, असंतुलित को संतुलित करते हैं, असंतुलित को संतुलित करते हैं। चलिए फिर से समझा देते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। बउआ देखो, जो भी पूर्ण संख्या नहीं, मतलब जो मेन सूत्र होता है, जैसे लोहा का सूत्र होता है Fe, जल का होता है H2O, फेरस ऑक्साइड का होता है Fe3O4, फेरस ऑक्साइड का होता है Fe3O4, हाइड्रोजन का होता है H2O। तो जो मेन सूत्र होता है ना, उसको लिख लेना है। मेन सूत्र लिखने के बाद इसको बॉक्स में घेर देना है। देखो बॉक्स में घेर दिया गया है। बॉक्स में घेरने के बाद बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके अगल बगल पूर्ण संख्या ले गुणा करेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कोई पूर्ण संख्या ले गुणा करेंगे। जैसे अब चलते हैं, यहाँ देखिए एफ का गो है F3, एफ ई का गो है 3 गो, तो यहाँ तो एगो था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया। बारी बारी बराबर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ ओ का गो है, यहाँ ओ देखिए का गो है 4 गो है, लेकिन यहाँ ओ का गो है एगो है। तो बराबर करने के लिए इधर हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। जब हम 4 से गुणा किए तो ए वाला था हमारा बराबर हो गया, मतलब ए वाला जो भाग है हमारा बराबर हो गया। तो इधर क्या हुआ, इंच का वैल्यू बदल गया। इधर इंच हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर हम इंच का वैल्यू हम भी, यहाँ जो है इंच पहले से 2 था, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। उम्मीद है कि आप असंतुलित को कैसे संतुलित किया जाता है समझ गए। अगला होता है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि बड़ी कठिन होता है। चलिए इसके थोड़ा परिभाषा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस विधि में असंतुलित समीकरण में प्रत्येक
रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि ए बी सी डी से क्या किया जाता है, गुणा करते हैं। उसके बाद सभी अज्ञात राशि को अनुपात में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अनुपात में लिखा जाता है, और उनके मान को असंतुलित समीकरण में रखते हैं, जिससे संतुलित समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि को बीजगणितीय विधि कहते हैं। और हम लोग का जो सर्वाधिक मात्रा में आता है अनुमान विधि आता है। अनुमान विधि से हम लोग समझ गए। अगला है कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का संकेत क्या है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का संकेत जैसे हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे देखिए, ठोस के लिए एस दिया जाता है, द्रव के लिए आई दिया जाता है, और कोई गैस होता है तो गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी लिखा जाता है। चलिए, कुछ परिभाषा है, उस परिभाषा को थोड़ा पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्व और ज्ञानपूर्वक बनाने के लिए अभिकारक एवं उत्पादकों में रासायनिक सूत्र के साथ उनके भौतिक अवस्था, सांद्रता, अवक्षेप आदि को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ठोस के लिए किसका संकेत है, एस, द्रव के लिए आई, गैस के लिए जी। अच्छा, तो जलीय घोल के लिए क्या होता है, तो जलीय घोल के लिए होता है एक क्यू, लिक्विड होता है ना, तो एक क्यू। जैसे देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ हम लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिए हैं। अच्छा, अब बताइए, लोहा क्या होता है, ठोस होता है, तो ठोस के लिए एस, यहाँ देखिए शॉर्टकट कोष्ट में एस लिखा गया है। H2O क्या होता है, H2O गैस होता है, द्रव्य भी होता है। तो ऐसे गैस है, तो गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। अच्छा, फेरस ऑक्साइड क्या है, ठोस है। फेरस ऑक्साइड जो है ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लिखा जाता है, एस। H2 क्या है, गैस है, तो गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। देखिए, जी लिखा गया। तो ये होता है संकेत। अगला देख लीजिए, जिंक क्या है, ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लिखा जाता है, एस। ठोस के लिए क्या लिखा जाता है, एस। H2SO4 क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या लिखा जाता है, एक। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए क्या लिखा जाता है, एक। H2O क्या है, गैस है, गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। गैस के लिए क्या लिखा जाता है, जी। अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, और लिक्विड के लिए क्या क्या लिखा जाता है, AQ। HCl क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या लिखा जाता है, AQ। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या लिखा जाता है, AQ। H2O क्या है, लिक्विड, द्रव्य है, द्रव्य है। H2O देखिए, यहाँ गैस भी हो सकता है ना, क्योंकि जो जल होता है तीन अवस्था में, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है कि नहीं, तो तीनों अवस्था में होता है ना। तो जो जल होता है ये आपका द्रव्य भी होता है, तो द्रव्य के लिए क्या होता है, आई। द्रव्य के लिए क्या होता है, आई। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, अगला हम लोग का आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ कि ऊष्मा का निकलना। जब ऊष्मा निकले ना तो ऊष्मा छेपी कहते हैं, और जब ऊष्मा का अवशोषण हो मतलब ऊष्मा अंदर आए। फिगर में देख लीजिए, फिगर हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिगर से समझ जाइएगा। फिगर आपका है, चलिए यहाँ फिगर हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। देखिए, फिगर में बताए हैं, जैसे ये क्या है, ये देख रहे हैं, इधर में क्या होता है कि ऊष्मा जो है अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर। ऊष्मा कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर। कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर। तो जब ऊष्मा अंदर की ओर आएगा ना बाबू, तो ऊष्मा छेपी होगा। ऊष्मा छेपी नहीं, ऊष्मा शोषी होगा। क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगा। और जब यहीं जैसे देखिए ये है, अब जब बाहर जाएगा, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो छेपी होगा। अंदर आएगा तो अवशोषी होगा, अवशोषण करेगा। और
ठीक है। और जब बाहर निकलेगा तो ऊष्मा छेपी होगा। चलिए परिभाषा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषा देना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे ऊष्मा छेपी। तो ऊष्मा छेपी में हम लोग क्या सीखे, छेपी का मतलब बाहर निकलना। तो जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। ऊष्मा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा अंदर की ओर होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, देख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। परिभाषा बिल्कुल आसान है। कोई कहे कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ बाहर निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी क्या है, ध्यान से, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जब आप मीथेन के साथ, किसके साथ, मीथेन के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, प्लस में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो किसका उदाहरण हुआ, तो ये उदाहरण आपका होगा ऊष्मा छेपी का। किसका उदाहरण हुआ, ऊष्मा छेपी का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ, ऊष्मा छेपी का उदाहरण हुआ, ठीक है, ऊष्मा छेपी का उदाहरण हुआ। चलिए अगला देख लीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण हो, अपनी ओर खींचा जाए, ऊष्मा को अपनी ओर खींचा जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर से हम बता देते हैं, देखिए फिर से, ऊष्मा छेपी के मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अंदर की ओर, ऊष्मा का अवशोषण हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया का प्रकार, मेन ये चीज़ है, भी वही क्वेश्चन है, अभिक्रिया का प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब मेन यही इस चैप्टर में सबसे मेन देखा जाए तो अभिक्रिया का प्रकार है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो जब एक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो पदार्थ, जैसे देख रहे हैं कि ए भी एक पदार्थ है, ए भी एक पदार्थ है, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। दो को छोटे छोटे चीज आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कोयला को, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाने पर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो वहीं जब कोयला का मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया किया जाए तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। वही चीज़ है। आगे देख लीजिए, आगे की एग्जाम्पल समझिए। आगे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बबुआ, जल बनाता है। जो हाइड्रोजन है, आप देखिए, अब यहाँ देखिए, जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, जल बना। हाइड्रोजन भी देखिए बबुआ गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दो वो गैस मिला के आग को बुझाने के लिए बन जाता है का, जल, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाता है, जल। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे छोटे चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। एक नए पदार्थ मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं,
एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। जैसे एक बीकर में लगभग एक चौथाई भाग जल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके, अभी तुरंत बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। जल के साथ अपक्रिया करके क्या करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, जब जल मिला दीजिएगा तो पानी तो बुझे न जाएगा, तो हो जाएगा बुझा हुआ चूना। अपक्रिया के मिश्रण को गर्म करने पर उबलने लगता है और बीकर को स्पर्श करने पर क्या होने लगता है? काफ़ी मात्रा में गर्म महसूस होने लगता है, अर्थात काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसी अपक्रिया का इससे अपक्रिया का मिश्रण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए हम अपने भाषा में यदि देखें तो देखिए, जो हम लोग का दीवार पे पोछारा होता है चूना से, ठीक है, तो चूना को सबसे पहले एक बाल्टी में घोला जाता है। वो रहता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या रहता है? बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना को हम बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी में डालने के बाद उसमें जल डालेंगे। देखिए, बिल्कुल यही चीज़ होता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये देख रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना है। तो बिना बुझा हुआ चूना के जब हम बाल्टी में जल डालेंगे तो वह अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ वो आप देखिएगा, छुइएगा तो गर्म लगता है, धुआं जैसा निकलता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये आपका क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। प्रश्न उठा कैसे संयोजन हुआ? तो इसमें क्या आप देख रहे हैं? इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे चीज मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। देख लीजिए, तो संयोजन हुआ कि नहीं? तो जब दो को छोटे छोटे मिलके नए बन जाता है तो क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। नोट में हम कुछ दिए, VVI क्वेश्चन है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी, मतलब बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका जो उपयोग है दीवार को सफेदी यानी पोछारा करने में होता है। क्योंकि बुझा हुआ चूना या मंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिन के बाद क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसे दीवारों पर संगमरमर के समान क्या जाती है? चमक आ जाती है। संगमरमर के समान क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो यहाँ से आप लोग को 2-3 ठो सूत्र बार बार बोल रहे हैं कि याद करना होगा। जैसे बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जल का सूत्र H2O, बुझा हुआ चूना को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सॉरी, ये तो संगमरमर का सूत्र हो गया। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाता है बुझा हुआ का, बिना बुझा हुआ का CaO, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन जब संगमरमर के रूप में बदल जाता है तो संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र हमेशा याद रखिएगा, संगमरमर का सूत्र हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देख रहे हैं CaCO3, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे हम लोग सीखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो हम लोग पहले देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकलते हैं ऊष्माक्षेपी। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि शोषण कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो देखिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलके हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? शोषण अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए शोषण को हम क्या कह सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है वियोजन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग सीखे थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलके नए पदार्थ का निर्माण करता था, ठीक है।
एक बड़े नए पदार्थ का निर्माण करता था। लेकिन वियोजन में क्या होता है, वियोजन यानी क्वेश्चन में देखो लिखा गया है अपघटन, मतलब टूटना। मतलब एक बड़ा पदार्थ होता है, वो टूटकर दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, अलग हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। जैसे देखें कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3 को जब आप अभिक्रिया करिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। जैसे देख लीजिए, ये बड़ा पदार्थ है, ये आपका बड़ा पदार्थ है। अब देख रहे हैं वियोजन अपक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका बड़ा पदार्थ है, ये दो छोटे छोटे पदार्थ में टूट गया है कि नहीं, टूट गया है, तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं वियोजन, मतलब टूटना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन में दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़ा पदार्थ बनाता है। अब वियोजन में क्या होता है कि बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है। जैसे आप लोग यहाँ एक एग्जाम्पल देख लिए। चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। हम बार बार शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ, बिना बुझा मतलब क्या, उसमें पानी नहीं है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। फिर से ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो क्वेश्चन आता है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आ जाए कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइए, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग बड़े पैमाने पर सीमेंट तथा कांच के उद्योग में किया जाता है। किसके निर्माण में, कांच, यानी कांच मतलब शीशा, सीमेंट और कांच के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। तो वियोजन अपक्रिया आप समझ गए हैं कि बड़े पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में टूटता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, फिर से हम बता देते हैं, ये कोई बड़ा पदार्थ है बाबू, हो गया, तो एक दो अलग अलग छोटे पदार्थों में टूट गया, तो जब टूट गया तो वियोजन हो गया, और जब जुट जाता तो संयोजन हो जाता। ये समझ गए। अगला इससे नीचे वाला में समझ लीजिए, ये देखिए ये कोई बड़ा पदार्थ है, ये देखिए कितने भागों में, छोटे छोटे भागों में टूट गया, तो क्या हुआ, वियोजन अपक्रिया हुआ। क्या हुआ, वियोजन। संयोजन वियोजन समझ में आ गया। चलिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हम पहले बता चुके हैं। अब समझना है हम लोग को जरूरी विस्थापन या एकल विस्थापन। ये बिल्कुल भी वही क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। देखिए विस्थापन या एकल विस्थापन, एकल मतलब एक, एकल मतलब क्या होता है, एक। विस्थापन के मतलब बैठा देना, ऐसे समझ लो अपने भाषा में। विस्थापन या एकल विस्थापन, इसमें क्या होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर से परिभाषा को हम एक बार पढ़ देते हैं। विस्थापन अपक्रिया, एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है, तो वैसे ही रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ क्या होता है, जब वैसे ही रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ या तत्व के स्थान यानी विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर है जिंक, यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिंक तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, जिंक अकेले है, लेकिन कॉपर सल्फेट में दो तत्व हैं। अब क्या होगा, जिंक अकेले है, अब कॉपर सल्फेट में दो है, तो कॉपर सल्फेट वाला में के एक जो सल्फेट है वो कहेगा कि देख कॉपर भाई, तुम्हारे साथ हम पहले थे, अब हम चल जा रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ, और कॉपर का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं एकल विस्थापन। एकल के मतलब अकेले। देख लीजिए अकेले विस्थापित हुआ है कि नहीं, अकेले विस्थापित हुआ है कि नहीं, ध्यान से समझ लीजिए। तो बिल्कुल अकेले विस्थापित हुआ, देख क्योंकि यहाँ पे केवल अकेले ही जिंक आया है, यहाँ से कॉपर अलग हो गया है। अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगला भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लोहा है, यहाँ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब क्या होगा, लोहा अकेले है, हाइड्रोजन के साथ सल्फेट है। अब क्या कहेगा सल्फेट, देख सल्फेट तुम्हारे, किसे कहेगा, हाइड्रोजन से कहेगा, सल्फेट कहेगा देखो सल्फेट देखो हाइड्रोजन भाई, हम तुम्हारे साथ तो पहले थे कहाँ, अभिकारक की ओर, अब हम प्रतिफल की ओर किसके साथ जाएंगे, हम लोहा के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे, लोहा के साथ। फिर से समझिए, फिर से समझिए, यहाँ देखिए लोहा अकेले है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट में दो है। अब कहेगा, ये तो अभिकारक है, अभिकारक है। अब कहेगा सल्फेट कहेगा कि देखो हाइड्रोजन भाई, एक मिनट, कहेगा कि देखो हाइड्रोजन भाई, अभिकारक के तरफ हम तुम्हारे साथ थे। तो हाइड्रोजन कहेगा हाँ बिल्कुल थे, लेकिन हम प्रतिफल के तरफ किसके साथ चले जाएंगे, लोहा के तरफ चले जाएंगे। तो वहीं बना लेता है फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अकेले। लेकिन अभिकारक के तरफ लोहा अकेले था, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन अकेले। अगला एग्जाम्पल समझिए, यहाँ देखिए अकेले जिंक है, यहाँ H2SO4 है। अब क्या कहेगा, H2SO4 हाइड्रोजन से देखो अभिकारक के तरफ हम तुम्हारे साथ थे। तो हाइड्रोजन कहेगा कि हाँ एकदम थे, जिंक अकेले है, एकदम जिंक है, लेकिन अब हम उनको सहायता करने के लिए, क्योंकि हम दोनों आदमी मिल गए हैं, तो अब हम उनकी सहायता करने के लिए अब हम जिंक के साथ चले जाएंगे। तो वहीं आ जाता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाता है, अकेले बच जाता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर देखिए लोहा को, लोहा बेचारा अकेले है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए H2SO4 है, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। अब क्या कहेगा, क्लोरीन कहेगा हाइड्रोजन से देखो अभिकारक के तरफ, अभिकारक के तरफ हम दोनों एक में थे। तो ये कहेगा हाँ थे, और लोहा अकेले था, तो एकदम लोहा अकेले था, सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों अभिक्रिया किए हैं ना, तो कहेगा कि हाँ किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोहा के साथ चले जाते हैं। कौन कहेगा, क्लोरीन कहेगा हाइड्रोजन से कि हम लोहा के साथ चले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, लोहा के साथ आकर फेरस क्लोराइड बना लेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यह एकल विस्थापन, यह अकेले जा रहा है। द्वि विस्थापन में क्या होता है, द्वि विस्थापन का परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। द्वि विस्थापन क्या है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जब दो गो यौगिक, उसमें एकल विस्थापन में एगो यौगिक था, और द्वि विस्थापन में दो गो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण कर लेता है, तब उसे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे उदाहरण समझ, मेन उदाहरण है, देखिए इधर देखा जाए तो दो गो क्या है, तत्व है, एक सोडियम है, एक सल्फेट है, हो गया, दो गो है, सोडियम है, सल्फेट है। और यहाँ देखिए यहाँ भी दो गो है, एक बेरियम एक क्लोराइड है। और क्या कहेगा, कहेगा कि देखो हम दोनों दोस्ती कर लिए। तो कहेगा कि हाँ हम कर लिए। तो अब कहेगा कि देखिए हम
तुम्हारे साथ सोडियम भाई, हम तुम्हारे साथ थे ना, अब हम किसके साथ चले जाएंगे, बेरियम के साथ चले जाएंगे, तो वही बना लेता है बेरियम SO4 यानी बेरियम सल्फेट। समझ में आया। तो अब प्रश्न उठा कि सोडियम तो बच गया है और इधर क्लोरीन बच गया है, तो सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलके बना लेगा HCl। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर से समझ लीजिए उसमें क्या बात है। देखिए इधर देखिएगा, तो यहाँ है सोडियम सल्फेट, दूग तत्व है, इधर भी दूग है। तो कहेगा कि देखो हम लोग अभिक्रिया किए हैं, कहेगा कि हाँ किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम चल जाएगा किसके साथ, बेरियम के साथ। किसके साथ, बेरियम के साथ। तो वही बेरियम बेरियम सल्फेट बना लेगा। और सोडियम चल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोरीन हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इससे थोड़े होने वाला है, और समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, तो दो तत्व है, एक पोटेशियम है, एक नाइट्रेट ऑक्साइड है। यहाँ भी दो तत्व है, एक पोटेशियम है, एक आयोडीन है। तो अब क्या होगा कि देखिए जो नाइट्रेट ऑक्साइड है, जो नाइट्रेट ऑक्साइड है ये किसके साथ मिल जाएगा, पोटेशियम के साथ मिल जाएगा। किसके साथ, पोटेशियम के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया किया है, प्लस का चिन्ह है, तो पोटेशियम के साथ मिल जाएगा। और ये जो Pb यानी सीसा जो है Pb, और ये किसके साथ, आयोडीन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, किसके साथ, आयोडीन के साथ मिल जाएगा। तो यही क्या बना लेता है, इसको आप लेड नाइट्रेट कह सकते हैं, क्योंकि Pb सीसा का सूत्र होता है और NO3 नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेड नाइट्रेट कह सकते हैं। और ए हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम के होता है और आई का आयोडीन होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड। ये जब अपक्रिया करता है तो पोटेशियम आयोडाइड बनाता है, सॉरी पीबी है ना, तो पीबी लेड होता है, तो लेड आयोडाइड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, संयोजन और वियोजन। ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपण अभिक्रिया क्या है, सॉरी अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का चिन्ह क्या होता है, पहले चिन्ह समझ लीजिए। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, तो अवक्षेप का है, मतलब लेट, इसका परिभाषा पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने में पोटेशियम नाइट्रेट विलयन और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो अवक्षेप का चिन्ह वही होता है, वो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया बिल्कुल आसान है, इसको समझना, क्योंकि देखिए जब हम, उदासीन अभिक्रिया क्या है, तो जब हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इसी को क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कोई कहे उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों के अदला बदली करके लवण तथा जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लेंगे हम लोग। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम लोग सीखेंगे अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बाबू, कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, ध्यान रखिएगा, यही मेन चीज़ है। अपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी सहयोग हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये कार्बन है,
यह एक कार्बन ऑक्सीजन है। जब इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वही एग्जांपल देख लीजिए, अगला है सल्फर है, ऑक्साइड है। जब इन दोनों को मिलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। वही एग्जांपल देखिए, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीजन का वृद्धि कैसे, मतलब इन दोनों में यदि देखा जाए, ये देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया तो वृद्धि हुआ कि नहीं, संयोजन। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जुड़ाव हो, और हाइड्रोजन का ह्रास हो मतलब कमी हो, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन सॉरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए फिर से समझ लीजिए, देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। वही है एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कीजिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। ठीक है, अगला होता है अवकरण अपक्रिया। अवकरण अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन बिल्कुल उसके उल्टा होता है, एक होता है ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन। यह है अपचयन, इसको अवकरण को अपचयन भी कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, तब उसे तब हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की जब वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की कमी, तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। चलिए, और पाँच मिनट का है, अब खत्म हो जाएगा। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव क्या है? बिल्कुल है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव क्या है? तो बिल्कुल है। कैसे है? तो देखिए, भोजन का पचना, मेन ये चीज़ है, भोजन का पचना। भोजन का पचना कैसे है, तो अभी हम आपको समझा देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। देखिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें क्या प्रदान देता है, ऊर्जा देता है। तो ऑक्सीकरण से मिलकर, तो ऑक्सीकरण हुआ ना, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, जिससे हमारे शरीर में ताप कायम रहता है, बना हुआ रहता है, एवं हमारे शरीर क्या करता है, कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का क्या है, प्रभाव है। अगला हम लोग देखेंगे, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना, हम जानते हैं कि ताजे भोजन के गंध एवं स्वाद क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, बहुत मस्त होते हैं। अब गरम पुआ पूड़ी बना है, जाकर खाइए, बहुत मज़ा आएगा। आप जाते हैं चाट छोला के दुकान पे, गरम गरम मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है, तो बोलते हैं कि बहुत मज़ा आयल है, खैले हैं। तो ठीक है, तो वही है कि यही भोजन जब खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, अब पुआ पूड़ी बनाकर उसको छत पर फेंक दीजिए, तो क्या होगा, दुर्गंधित आने लगता है, मतलब बासी हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बासी कहते हैं। इससे गंध या स्वाद क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, मज़ा नहीं देता है, स्वादहीन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मतलब खुला हवा में छोड़ेंगे बाबू, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो भोजन के अप्रिय होने के कारण भोजन में उपस्थित वसा और काफ़ी मात्रा में काफ़ी तेल काफ़ी समय के बाद याव के ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है, भोजन में गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है। अच्छा, तो इसको बचाने के लिए उपाय भी है। जो चीज़ खराब होता है उसको बचाने के लिए उपाय भी तो है। देखिए, तो वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसमें एंटीऑक्सीड कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, रुक जाता है, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही नहीं तो भोजन बासी नहीं होगा। अगला है कि घर में भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर भी उसको ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं,
कम किया जा सकता है। यदि आपका भोजन खराब हो जा रहा है तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, तो फ्रिज में रखने से भी ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला है भोजन को यावरुद्ध बर्तन में रख कर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। मतलब जो भोजन है यावरुद्ध मतलब जिसमें हवा न लगे उसमें भी रखकर क्या किया जा सकता है, ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। अगला है संरक्षण। संरक्षण क्या है, तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि लोहा पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, आप लोग मूर्छा कहते हैं ना कि जंग। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना बाबू कि लोहा पे जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, तो देखिए लोहा का भार बढ़ जाता है, लेकिन लोहा का इयाऊ क्या होता है, इयाऊ मतलब उम्र, तो उसका उम्र क्या हो जाता है, घट जाता है। घटने का मतलब बाबू जौन लोहा मूर्छा गई वो कमे दिन तक न चलेगा, तो इयाऊ जो होता है उम्र उसका घट जाता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि संपपड़ी वाला आता है, हीना नीना और कन्या जे भी लोहा टीना बाग सब आ जाओ ले लेंगे, आता है संपपड़ी वाला बोलता है कि लोहा लेकर आओ, है लेकर आओ, तो आप लोहा लेकर जाते हैं तो संपपड़ी वाला बड़ा चन्हाक ना होता है, वो जानता है कि जंग लगा हुआ लोहा वजन अधिक होता है, इसलिए उस लोहा को पीट पीट के क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है। मतलब तोड़ने का मतलब क्या, जो जंग लगा हुआ भाग है उसको झाड़ देता है। ठीक है, तो अब प्रश्न उठा कि संरक्षण क्या है, तो संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु, कोई भी धातु हो या नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके वांछित पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। जैसे लोहा की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाना, जिसे लोहा का जंग लगना कहते हैं। जब लोहे की बनी वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, लोहा पे जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार तांबे के बर्तन पे कुछ समय बाद क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भर भर कर आता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आएगा कि जब लोहा में जंग लगेगा, मूर्छा लगेगा, तो उसका रंग क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तांबे को बर्तन को जब कुछ समय बाद आप लोग बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हरे रंग का परत चढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, हरा रंग की परत चढ़ जाता है। अगला है कि चांदी के आभूषण तथा बर्तन के कुछ समय बाद क्या हो जाता है, काला रंग का परत चढ़ जाता है। चांदी पे काला रंग का परत, अच्छा लोहा पे लाल भूरा, ठीक है, तांबा पे हरा रंग के, चांदी पे काला रंग का। अब प्रश्न उठा कि लोहे के बनी वस्तु को संरक्षण कैसे किया जाता है, गजब हाल है। तो जो भी लोहा की वस्तु बनी है उसको संरक्षण के लिए ग्रीस पानी मोबिल जो भी है उसको लगाकर संरक्षण किया जा सकता है। जैसे देखिए लोहे की बनी वस्तु को संरक्षण से बचाया जा सकता है। लोहे की बनी वस्तु या मतलब हवा से, नमी मतलब ठंडा से, या तब होती है, मतलब क्या, अभिक्रिया तब होती है जब याऊ नमी से अभिक्रिया करती है। संरक्षण के लिए लोहे की बनी वस्तु को बहुत क्षति पहुंचती है, ठीक है, और लोहा का संरक्षण सबसे अधिक गंभीर समस्या है। लोहे का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। समय रहते है यदि लोहा का संरक्षण रोका न जाए तो लोहा का संपूर्ण वस्तु क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसलिए लोहे की वस्तु को उसे बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। सही बात क्या जवाब कि लोहा की बनी वस्तु को आप कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे करेंगे, तो उस पर पेंट करके, ठीक है, ग्रीस या पेंट करके, ताकि सीधे वो याव या नमी के संपर्क में न आ सके और जंग लगने से क्या हो जाए, बच जाए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा है। अगला है विक्रगंधिता। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो सुबह में बासी नहीं हो जाता है, तो वही है विक्रगंधिता। तो वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ का उपचयन की क्रिया के कारण अरुचि गंध, मतलब अप्रिय, रुचि लेके नहीं खे, अरुचि है, अरुचिकर गंध या स्वाद उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रगंधिता या विषायधंतता कहते हैं। समझ गए। तो जब भोजन बासी हो जाए, गमक आवे लगे, तो करे क्या कर ली, विक्रगंधिता। तो कब होता है, जब वसा एवं तेल से बने पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिक गंध उत्पन्न होता है, स्वाद उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। अगला है कि इसे बचाया भी तो जा सकता है। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ को उपचयन की क्रिया को
कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। बहुत सारा उपाय है, जैसे खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, जाके फ्रिज में रख दीजिए खाने वाले चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, मतलब बासी होने से बच जाता है। रेफ्रिजरेटर में रखिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पर उपचयन की क्रिया क्या होती है, मंद होती है, धीमी होती है। या अवरोधी बर्तन में रखिए, जिसमें वह बर्तन जिसमें हवा न लगे या अवरोधी हो, हवा मतलब उसमें न जाए, क्योंकि या अवरोधी बर्तन में या में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचयन मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। जो अवक्रिया होता है तेज़ी से, वो अवक्रिया तेज़ी से नहीं होता है। प्रकाश से दूर रखकर, बिल्कुल सही है। अब भोजन को ले जाकर प्रकाश में रखिएगा तो ऑक्सीजन से अवक्रिया करके बासी ही ना होगा, खराबी ना होगा। लेकिन आप उसको दूर रख दीजिए, प्रकाश से क्या रख दीजिए, दूर रख दीजिए, प्रकाश से दूर रखा, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन क्या हो जाता है, उपचयन मंद हो जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थ जल्द क्या हो जाता है, खराब नहीं होता है। प्रकाश से दूर रखो। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी तरह पूरा थ्योरी के साथ एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। जो भी आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।